स्वागत है और समझने के लिए सर, इसे करने के लिए धन्यवाद। और मेरी इस पूरे पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि मैं आपकी कहानी का पक्ष जानना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो हमने सुनी हैं, बहुत सी बातें हैं जो शायद सही या गलत हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे अलावा करोड़ों भारतीय भी यही जानना चाहते हैं। आपके बारे में बहुत चर्चा होती है। मुझे भी लगता है कि कई चीज़ें हैं जो लोगों ने बस सुनसान और आपके बारे में अपनी खुद की कहानी बनानी शुरू कर दी। तो मैं एक एक जिज्ञासा से और दूसरी एक ज़िम्मेदारी से इसे आगे बढ़ाना चाहता था। इसलिए इसको करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और हमें एक अवसर देने के लिए धन्यवाद। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बारे में सच में पसंद आई, वह यह थी जब आप यहाँ आए और आपने कहा, "मैं हर उस चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं।" मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग अपना अवसर देते हैं। 9 साल बाद आप ये क्यों कर रहे हैं? सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने सालों में आपसे संपर्क किया होगा। 9 साल बाद अचानक ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि ठीक है, मैं हाँ कहूँगा और हाँ, हमारे लिए? क्यों? बहुत अच्छा सवाल। शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह। पिछले 9 वर्षों से मैं भारत में मीडिया द्वारा एक निर्दयी, लगातार चल रही परीक्षा का विषय रहा हूँ, जिन्होंने, जैसा कि आपने सही बताया, मेरे बारे में इतनी सारी नकारात्मक कहानियाँ गढ़ी हैं कि मैं सार्वजनिक गुस्से का कारण बन गया हूँ। गालियाँ खाईं, नाम लेकर पुकारा गया। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, दोनों पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से। तो इस बड़े भारतीय मीडिया मशीन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करने के बजाय मैं सिर्फ चुप रहना पसंद करता हूं। अब समय बदल गया है और मैं याद करने से खुद को रोक नहीं सकता कि जब राष्ट्रपति ट्रंप का उद्घाटन हुआ, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव द्वारा पहले प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अब कुछ सीटें पहली बार उन लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी जो नया मीडिया या सोशल मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि एक पॉडकास्ट मौजूद है। समझना तो दूर की बात है कि वास्तव में पॉडकास्ट का क्या मतलब है, जब तक आपने मुझे बताया और समझाया नहीं। एक तरीके से जिससे मैं काफी उत्साहित हो गया, क्योंकि यह मेरा अवसर है न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने का, बल्कि उन चीजों को कहने का जो मुझे सच में लगता है कि कभी भी पारंपरिक मीडिया द्वारा ईमानदारी से रिपोर्ट नहीं की जाती, खासकर भारत में। आपको क्यों लगता है कि किसी ने आपकी बात सुनने की परवाह नहीं की? भारत में यह अजीब है। लेकिन सार्वजनिक राय बहुत जल्दी बनती है और मीडिया से प्रभावित होती है। और भी महत्वपूर्ण है सनसनीखेजता द्वारा। मुझे आज भी याद है कि एक मीडिया चैनल के एंकर ने 2016 में टेलीविजन पर चिल्लाते हुए कहा था, विजय माल्या, मैं तुम्हें जेल के कपड़ों में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें जेल का खाना खाते हुए देखना चाहता हूं, मेरे जेल के कपड़े पहने हुए एक चित्र के साथ। किस लिए? मैं हमेशा सोचता था कि किस लिए। बाद में किसी ने पीछे हटकर सोचने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन दिन ब दिन झूठे आरोप लगाना बहुत आसान था। और इसे उड़ा ले जा हुआ है कि अंततः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने मुझसे 14,000 करोड़ रुपए की वसूली की स्वीकृति दी है। यह निश्चित रूप से वित्त मंत्री के संसद में दिए गए बयान के बाद था। और विरासत मीडिया अब इसके साथ बहस नहीं कर सकता। वे इस पर अब और घुमा फिरा नहीं सकते। जन वसूली अधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए 4,999 करोड़ के, जो किंगफिशर एयरलाइंस ने उधार लिया था, जिसमें विजय माल्या एक गारंटर थे, तो डीआरए 99 करोड़ प्लस 1,203 करोड़ अप्रयुक्त ब्याज, ठीक है, जिसका मतलब है कि वह काल्पनिक ब्याज है जिसे बैंकों ने बुक भी नहीं किया था। इसे भूल जाइए। अप्रयुक्त ब्याज और मूलधन का कुल योग 6,203 करोड़ था, ठीक है, और मैं गारंटर था। सरकार ने मुझसे 14,100 करोड़ वसूल किए हैं, सही। अब अगर मैंने चोरी की होती, अगर मैंने
अरे बैंकों को धोखा दिया। यह सब कहां जोड़ता है? बिल्कुल हाल तक बिल्कुल किसी भी आधिकारिक वसूली की राशि सही है तो सबने, खासकर पारंपरिक मीडिया ने जो चाहा लिखा सही है। और मैं विरोध करने की स्थिति में नहीं था। आज जब भारत सरकार ने 14,100 करोड़ रुपए की वसूली को स्वीकार कर लिया है, मुझे लगता है कि यह मेरा हक है कि मैं उनसे पूछूं कि उनके पास इस बारे में क्या कहना है। क्योंकि आप कहते हैं कि आपके बारे में कई बातें गलत धारणा है। तो चलिए आपकी बचपन से शुरू करते हैं। हम शुरुआत से बात करते हैं और आप मुझे सब कुछ बताएं जो लोगों ने कहा है और जो लोग सोचते हैं वह गलत है। और मैं जो तथ्य और घटना प्रवाह सुन चुका हूं और जो मैंने अपने शोध के माध्यम से संकलित किए हैं उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और अगर आप कहीं पर जवाब देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपको जवाब दूंगा। ओह नहीं, कृपया कृपया मुझे असेंबली जिताने के लिए स्वाद महसूस करें। अगर कुछ ऐसा है जिस पर आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए या आप कोई विपरीत बिंदु रखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है वहाँ पे सही और गलत दोनों पक्षों को सुनने के लिए और फिर लोगों को इसके बारे में सोचने दें और सही निर्णय लेने दें। यह उचित है। बिल्कुल सही। तो ये पूछने से पहले कि आपका बचपन कैसा था, क्या आपको किसी बात का अफसोस है? मुझे एक बात का अफसोस है, जिसके बाद अपनी सारी मेहनत के बाद उन सभी मूल्यों को जो मैंने विभिन्न तरीकों से बनाए, जिन्हें प्रभावी रूप से भारत सरकार और निसंदेह मीडिया मुझे हीरो से जीरो बना दिया। और यह जीवन का एक तथ्य है जिसे मुझे स्वीकार कर जीना पड़ा है। अब यह उचित था या नहीं, यह कुछ ऐसा है जो मुझे यकीन है कि आपके अपने प्रश्नों में शामिल होगा। हीरो से जीरो। चलो पहले एक हीरो के निर्माण के बारे में बात करते हैं और फिर हम फिर से जीरो पर आएंगे। तो अरबपति विजय माल्या से पहले, विवाद से पहले, सारी चमक दमक और घोटालों से पहले, जिनके बारे में लोग बात करते हैं, विजय माल्या बचपन में कौन थे? आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपने क्या किया? आपका बचपन कैसा था? मुझे इसके बारे में बताइए। कोलकाता में जन्मे, हमारे गृहनगर बंगलोर चले गए, कोलकाता वापस गए, वहाँ मेरी स्कूली शिक्षा की और कोलकाता में ही कॉलेज शिक्षा प्राप्त की। कोलकाता में ला मार्टिनियर में 9वीं कक्षा में मेरे अंक कक्षा में बहुत अच्छे नहीं थे। मैं केवल मध्य श्रेणी का छात्र था क्योंकि मैंने खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बहुत रुचि ली। मुझे पता है मैंने पढ़ाई और मेरी मार्कशीट पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने मुझे बताया, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे जानते हैं, वह असाधारण रूप से बुद्धिमान थे, डून स्कूल के छात्र थे। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कक्षा में टॉप किया, तो उन्होंने मुझसे भी उम्मीद की कि मैं भी अपनी कक्षा में टॉप करूं। फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ कहा जो मुझे लगता है कि मैं आज तक याद करता हूं। हम 2 बातें गहरा प्रभाव डाल गईं। एक, यदि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम मेरे जूते में कदम नहीं रखने वाले हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि जब मैं कहता हूं मेरे जूते में कदम रखो, तभी हो सकता है कि कोई जूते ना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार और उसकी तब की समाजवादी नीतियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, और मैं तुम्हें जो एकमात्र चीज दे सकता हूं वह तुम्हारी शिक्षा है, इसलिए इसे गंभीरता से लो। मुझे लगता है कि मैंने इसका कुछ हिस्सा चुका दिया, क्योंकि स्कूल में अपने आखिरी 3 सालों में 9 और वे इससे काफी खुश थे। तो क्या आपका बचपन में थोड़ा लाड प्यार नहीं हुआ? बिगड़ा हुआ? हे भगवान, मैं बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ नहीं था। सच में ओह, तुम्हारे पास सभी शानदार खिलौने थे, तुमने सभी चीजें खरीदी थी। बिल्कुल भी शानदार खिलौने नहीं थे। यह बिल्कुल गलत कहानी है। जब मैं स्कूल से पास होकर सेंट जेवियर्स कॉलेज बीकॉम की पढ़ाई के लिए गया, तो मेरे पिता ने साफ कहा, तुम सुबह 6 बजे कॉलेज जाओ और जब 10:30 बजे खत्म हो जाए तो पूरे दिन ऑफिस में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में काम करो। मुझे RS का स्टाइपेंड दिया गया था, 400 रुपए प्रति माह, और वह 400 रुपए कभी भी नहीं बढ़े मेरे कॉलेज के समय के दौरान। तो बस इतना ही मुझे मिला, 400 रुपए प्रति माह। और मैं काम कर रहा था उन दिनों फिप्स ऑनियल कंपनी लिमिटेड, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में। हर दिन कॉलेज के बाद। क्या ये कहानियां सच नहीं है कि आप कॉलेज एक बहुत ही शानदार गाड़ी में जाते थे और आपने गाड़ी का साइलेंसर हटा दिया था ताकि आपकी गाड़ी का शोर, आपकी गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा हो जाए, और आप हमेशा दिखावा किया करते थे? क्या ऐसा नहीं था? मैं बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता था, और मेरी जो शानदार कार थी वह एक सेकंड हैंड स्टैंडर्ड हेराल्ड थी। तो ये कहानियां कहाँ से आ रही हैं? मुझे नहीं पता,
ये लोगों की कथाएं हैं, लोगों की धारणाएं हैं, इसीलिए उन धारणाओं को ठीक करना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, शोर की बात करें तो दिल्ली में एक फटफटिया भी बहुत शोर करती है। शोर मचाने के लिए आपको गली में एक महंगी कार चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपके पास महंगे खिलौने, रिमोट कंट्रोल कारें और फिर शोर करने वाली महंगी कारें होने की ये सारी कहानियां गलत हैं। खैर, मैंने अपनी कार के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ की हो सकती है क्योंकि मुझे हमेशा तेज कारों का शौक था, मोटर रेसिंग और ऐसी चीजें पसंद थी। लेकिन आप जानते हैं, मेरा मतलब है, ये अभी भी एक स्टैंडर्ड हेरल्ड ही रही। Ethan, es vorrende. Quieres que te le नहीं, देखो, अगर ये आप जिस तरह गाड़ी के इंजन के टॉप एंड को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो थोड़ी तेज चले, उसी तरह गाड़ी के साइलेंसर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा मतलब है, ये मोटर स्पोर्ट की बुनियादी चीजें हैं। लेकिन बचपन में आप कैसे थे व्यक्तित्व के रूप में? क्या आप आत्मविश्वासी थे? क्या आप थोड़े घमंडी थे? नहीं, मैं देखिए, ये सब धारणा का प्रश्न है। ऊ अहम आपकी अहंकार की समझ है, मेरी अहंकार की समझ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं हमेशा आत्मविश्वासी था और जब भी मुझे निमंत्रण मिला विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में भाषण देने के लिए, मैं हमेशा युवाओं से कहता था कि जब वे जीवन की शुरुआत करें तो उन्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए, क्योंकि केवल आत्मविश्वास ही आपके भीतर की उत्कृष्टता को बाहर लाएगा। और मैं आज भी इस पर विश्वास करता हूँ। और क्योंकि मैंने कम उम्र से शुरुआत की, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। एक बच्चे के रूप में हम सभी के पास कई असुरक्षाएं होती हैं। ये हमेशा आत्मविश्वास नहीं होता। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी सबसे बड़ी असुरक्षा क्या थी? मुझे नहीं लगता, हाँ, शायद सबसे बड़ी असुरक्षा तब थी जब परीक्षा के परिणाम आने वाले थे और मेरे पिता उनके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, इसके अलावा जानते हैं, मेरी ज़िंदगी काफ़ी साधारण और सरल थी। स्कूल के शानदार दोस्त, कॉलेज के शानदार साथी, कोलकाता में। बॉम्बे जैसी चमक धमक नहीं। और हाँ, तो ये काफ़ी सामान्य था, लेकिन आप जानते हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन मेरे पास काम पर बहुत सख्त सुपरवाइजर की एक टीम थी, जिन्हें मेरे पिता द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मुझ पर सख्ती करें ताकि वे सुनिश्चित कर सकें, आप जानते हैं, कि मैं कठोर परिश्रम करूं। और इसके लिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं हूं। यही चीज ने मुझे बनाया। लेकिन क्या आप कभी इस स्थिति में पहुंचे या बचपन में ऐसा सोचने लगे कि एक दिन मैं शक्तिशाली बनूंगा, एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? मेरे पास एक पिता थे जो हर समय काम में लगे रहते थे, जवान थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो व्यापार में मेरी कोई जगह नहीं होगी। तो मैं आत्ममुग्ध कैसे हो सकता था? लेकिन आपके पिता एक अमीर व्यक्ति थे। उन दिनों अमीर लोग कुछ ही होते थे। तो आप ये मानते होंगे, सही? जैसे मुझे ये सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी, शायद मैं अपने पिता से भी बड़ा बन जाऊंगा, या शायद सिर्फ ये सारी चीज़ें होंगी। क्या आपके पास इस तरह का? उन दिनों मेरी ऐसी कोई आकांक्षाएं नहीं थी। और धन कुछ ऐसा था जो बहुत सापेक्ष था। और मेरे पिता निश्चित रूप से बहुत मितव्ययी व्यक्ति थे, इसलिए चाहे उनके पास कितना भी धन हो, वह निश्चित रूप से फिजूल खर्ची नहीं करते थे। जब आप काम पर जाते थे, आपने कहा कि आपके पिता ने सख्त पर्यवेक्षक लगाए थे।